हेलो एवरीवन। हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आपकी जो हमारी सीरीज चल रही है वो है आपकी यूपी पुलिस के लिए, और ये आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपकी जीके जीएस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जीके जीएस की क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जीके जीएस की क्लास। समय वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है बिल्कुल। ठीक है, आज से मात्र 12 दिन आपके पास बचे हैं, ओनली 12 डेज लेफ्ट। तो चलिए शुरू हो जाइए। आपका पहला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस। एक मिनट रुकिए, मैं जरा कलर चेंज कर लेती हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। प्रश्न है, काकोरी जो षड्यंत्र केस है उसमें प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद जो बिस्मिल है, उनको उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ। इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस के मुख्य आरोपी थे ये राम प्रसाद बिस्मिल, तो इन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो राम जो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है, ये लिखी है आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक ही प्रश्न से आपके 4 जो प्रश्न हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, परंतु इसके लिए आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन, जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, करजन वाइली की हत्या, आगे दिया गया है खुदीराम बोस को मृत्युदंड। उसके बाद बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, और फिर है आपकी अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई अल अबुल हिलाल समाचार पत्र। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है, आपको बताना है। तो ये हम इसमें शुरू कर लेते हैं। करजन वाइली की जो हत्या की गई थी, ये की गई थी आपकी 1909 में। ठीक है, ये करजन वाइली की हत्या है जो 1909 में हुई। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 1908 में, वर्ष 1908 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला है कि जो समाचार पत्र केसरी है, इसको कब शुरू किया गया था? तो केसरी आपका शुरू किया गया था वर्ष 1881 में। 1881 में ये शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं, ये समाचार पत्र था जिसका नाम है अल अबुल हिलाल, ये आपका शुरू किया गया था 1912 में। तो सीक्वेंस लगाइए, सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस आता है? थर्ड। थर्ड, क्योंकि सबसे पहले 1881 में केसरी समाचार पत्र शुरू हुआ। आगे देखते हैं, उसके बाद की बात है, उसके बाद क्या है? 1908 यानी सेकंड, फिर आता है फर्स्ट, और फिर आता है फोर, यानी थर्ड सेकंड वन फोर। ये आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की, एक मिनट, चलिए, कौन भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है? अच्छा प्रश्न है। कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर या सांभर। तो आपकी सबसे जो बड़ी मीठे पानी की झील है वो है आपकी वूलर झील। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति की बात हो रही है, ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो तमरिया जनजाति आपकी पाई जाती है झारखंड में। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करना जरूरी है कि आजकल जनजाति से एक प्रश्न आपका पक्का है, एक तो है ही, एक से दो प्रश्न आपके जनजातियों से ही पूछे जाएंगे। कि अब पूछ लिया जाता है कि ये जनजाति कहाँ, कौन से राज्य में पाई जाती है। ठीक है, या फिर आपसे ये भी, ये तो पूछा ही जाना है कि कोई जनजाति से तो प्रश्न जरूर लगेगा। इसको आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट जरूर रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण, उड़ीसा तप्तापानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी और गुजरात नारायण। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है बिल्कुल सही है, उड़ीसा में तप्तापानी है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है बिल्कुल सही है, नारायणी जो है ये आपका गुजरात में नहीं है। ये जो नारायणी है ये है आपका राजस्थान। ठीक है, नारायणी कहाँ है? राजस्थान में।
और गुजरात में तो दूसरा है, एक तुआ हॉट स्प्रिंग करके है, तुआ जल मतलब तुआ गर्म जलप्रपात है। ये गर्म झरने हैं आपकी मणिकर्ण, तप्तापानी, वज्रेश्वरी और नारायणी। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, मणिकर्ण है, उड़ीसा में कौन सा है, तप्तापानी है, महाराष्ट्र में कौन सा है, वज्रेश्वरी, और गुजरात में है तुआ, और ये नारायणी जो है ये राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। जलोढ़ मिट्टी दी गई है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और रेगिस्तान। एक तरीके से आपको बताना है ये कौन कौन से राज्यों से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये ढूंढने की कोशिश किया करें, इन 4 में से जब भी आपको ऑप्शन वाले इस तरीके से सूची वाले लिस्ट वाले प्रश्न दे दिया जाए, तो उनमें आप ये ढूंढा करें आप इनको जानते हैं इनमें से कुछ या नहीं। तो आप क्या जानेंगे, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ भाई रेगिस्तान लिखा है, और यहाँ रेगिस्तान का संबंध किससे हो सकता है, राजस्थान से। इसका मतलब डी का एक हो सकता है। अब आप अपने आंसर चेक कीजिए, तो डी का एक दो ही जगह है, या तो आपका इसमें है या इसमें है, यानी कि इस क्वेश्चन को करने के जो आंसर जो हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं। तो ए और सी तो पूरी तरह से कट गया है, ए और सी को आप हटा ही दें, क्योंकि इनमें से आंसर नहीं हो सकता। आंसर आपका हो सकता है बी या डी। अब आप देखें कि इनमें से और कौन सा है जिसे आप जानते हैं। तो अब बचे जलोढ़ मिट्टी, काली और लाल। तो जो जलोढ़ मिट्टी है मैं आपको बता दूं ये आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो जलोढ़ की है उत्तर प्रदेश में, यानी ए का हो गया 2। अब ए का 2 बी और डी में कहाँ है, या तो ये तो बी में है, तो देखिए आंसर आपका बी ही होगा। क्यों? ठीक है। अब आगे देखते हैं, काले मिट्टी की बात करते हैं। काला जो है आपका, ये आपका कहाँ है, ये कहाँ, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। और लाल कहाँ है, लाल है आपकी आंध्र प्रदेश में। कवर हो गया। रेगिस्तान आपका कहाँ है, राजस्थान में। तो ये जो है आपका 2341, ये जो आपको दिया है ना 2341, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम कवर करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। ये फसलें दी गई हैं और ये देश दिए गए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। रबड़ आपकी थाईलैंड में है, बिल्कुल सही है। कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन, गन्ना ब्राजील। बताइए इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए रबड़ आपकी थाईलैंड है, सही है। गन्ना आपका ब्राजील है, बिल्कुल सही है। जैतून आपका स्पेन है, बिल्कुल सही है। परंतु जो कहवा है ये भी आपका ब्राजील है। ठीक है, ये मंगोलिया नहीं। चलिए अगले प्रश्न को हम कवर करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से हम प्राप्त करते हैं। देखिए कौन सा देश है दुनिया में जिसकी जितनी भी ऊर्जा आवश्यकता है उसका 99% वो जल विद्युत से प्राप्त करता है। बताइए, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राजील। तो वो देश है आपका नॉर्वे। नॉर्वे वो देश है जो अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% हाइड्रो पावर से प्राप्त करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है, मोस्टली लोग नहीं जानते। वादे की भूमि किसे कहते हैं, क्यूबा, जावा, सुलावेसी या मिंडानाओ। तो वो देश है आपका, ये है वादे की भूमि मिंडानाओ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 100% हम गलत कर देंगे। देखिए आपके सामने छोटे छोटे एक एक शब्द से उलझा देता है। देखिए जो संविधान है ये आपको एक शब्द से उलझा देगा और तुरंत आप अपना गलत कर देंगे। ध्यान से देखना है। तो नागरिकों को कौन कौन से न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक, या सामाजिक, आर्थिक और स्वीकृतिक। ये क्या, ये सांस्कृतिक है। ठीक है, आगे देखिए सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक। आगे देखते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। इनमें से वो कौन सा है जो न्याय आपको क्या है वो संविधान देता है। तो ये है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है। प्रश्न को फिर से देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं उनको प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 252, 49, 250 या 253। तो ये कहता है अनुच्छेद 253। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बढ़िया प्रश्न है। सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक या व्यापार क्षेत्र। तो इनमें से जो सबसे बड़ा क्षेत्र है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वो है सेवा का क्षेत्र, जो सर्विस सेक्टर है
वो सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, जोत का मतलब है भूमि है, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या वो सीमांत कृषक है? क्या वो बड़ा कृषक है, मध्यम कृषक है या लघु कृषक है? तो उसको हम कहते हैं लघु कृषक, यानी स्मॉल फार्मर। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशम है वो क्या कहलाता है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम, टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिल का रेशम? बढ़िया प्रश्न है। देखिए, अधिकांश बच्चों को नहीं पता। तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम बनाया जाता है उसे हम टसर रेशम कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा अभी आवश्यक एमिनो अम्ल जो है उनका सर्वोत्तम स्रोत है? केला, दाल, अंडा या मछली? तो देखिए, इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा अमीनो एसिड है, वो मैक्सिमम है और उनका वो सर्वोत्तम एग्जाम्पल है? तो ये है आपका एग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैंस, भदावरी, ये नस्लें हैं, ये पशु दिए गए हैं आपको और ये उनकी नस्लें हैं। तो भैंस, गाय, बकरी और भेड़, मैंने कहा पहले एक साइड को पढ़ें और देखें कि इनमें से आप किसको जानते हैं, फिर इन्हें पढ़ें। भदावरी, सिंधी, जमुना पारी या थाकरा पार? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि जो जमुना पारी है वो बकरी की नस्ल है। देखिए, मैंने तो पढ़ा है इसलिए मैं जानती हूँ। दूसरा, गाय जो है, ये सिंधी जो है गाय की नस्ल है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से जो सुमेलित नहीं है, तो ये है आपकी भेड़। भेड़ की क्या है? थार पारकर। तो ये जो थार पारकर है ना, ये आपकी गाय की नस्ल है। ठीक है, और ये भैंस की भदावरी, ये सारे ऑप्शन सही है, बस ये भेड़ की नहीं है, ये गाय की नस्ल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? काशी लालिमा किसकी है? गाजर, भिंडी, प्याज या टमाटर? तो ये है आपकी भिंडी की, जो है ये भिंडी फसल की प्रजाति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? ईमेल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। www का क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे है सीपीयू, इसने कहा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। देखिए, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही है। इसने पूछा है सही नहीं है, तो हम यहाँ सही टिक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल। डब्ल्यू का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है ये एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल सही है। ये देखिए कहता है सीपीयू, तो सीपीयू का जो मतलब है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रोल है वो गलत है, तो इसमें जो गलत है वो ये हो जाता है, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, अब अगले लीजिए, अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जल विहार का मेला, बटेश्वर का मेला, बलदेव छठ का मेला या शुक्रताल का मेला? इसने पूछा है कौन सा मैचिंग नहीं है। जल विहार का मेला कहाँ? बुंदेलखंड। बटेश्वर का कहाँ? पश्चिमांचल। बलदेव छठ का मेला कहाँ है? पूर्वांचल। और शुक्रताल का कहाँ है? मुजफ्फरनगर। बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से सही नहीं है आपका बलदेव छठ का मेला। बाकी जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का पश्चिमांचल में और शुक्रताल का मुजफ्फरनगर में, बिल्कुल सही है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, कहाँ स्थित है ये? इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है लीमा, पेरू में ये स्थित है। ठीक है, लीमा, पेरू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? कौन सी आचार संहिता? जिबूती। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? क्या कांगो द्रोणी के संरक्षण से? क्या समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से? क्या नैतिकता का घोषणा पत्र से? या परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत से? तो ये संबंधित है, जो जिबूती आपकी आचार संहिता है ये संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध, ये अंतरराष्ट्रीय समूह जो हैं उनके खिलाफ ये है, उनके ये लिए ये है जिबूती आचार संहिता। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान, इनकी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? ये बात हो रही है आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की। तो इनमें से कौन सी बुक है उनकी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया या द इंडिया स्टोरी? तो ये पुस्तक है उनकी द इंडिया स्टोरी, जो विमल जालान की है।
अगले प्रश्न को देखते हैं, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ढाका से गुवाहाटी, ढाका से चटगांव, ढाका से कोलकाता या ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। तो मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो ये चलती है आपकी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारंपरिक लोक नाट्य है भांड पाथर, क्या नाम है? एक मिनट रुकिए, देखिए इसको ये थोड़ा सा देखिए ये कौन सा है, लोक जो पारंपरिक लोक नाट्य है ये है भांड पाथर। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? किससे संबंधित ये है? किससे बताइए? आपके सामने ऑप्शंस जो हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या असम। तो जो भांड पाथर है ये संबंधित है आपका जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? कालेंजर, मालवा, कन्नौज या गोड़? किसके अगेंस्ट था, किसके विरुद्ध था शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान? तो ये था कालेंजर के अगेंस्ट। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जरूर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? कौन सी मुद्रा इनमें से थी जो शिवाजी महाराज के जो दरबार था, जो उनका जो थी उनके समय जो शासन था उसमें नहीं थी? रुका, टका, लारी या रुपया? तो इनमें से सिर्फ रुपया था जो छत्रपति महाराज जी जो शिवाजी हैं उनके समय नहीं था, बाकी लारी, टका और रुका इनके समय की मुद्रा है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेखक दिए गए हैं और पत्रिका दी गई है आपको। अरविंदो घोष, वंदे मातरम, गोपाल कृष्ण गोखले, सत्याग्रह, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो देखिए अरविंदो घोष की वंदे मातरम, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, महात्मा गांधी की यंग इंडिया और गोपाल कृष्ण गोखले की जो है ये सत्याग्रह इनकी नहीं है, ये इसमें गलत है। ये किसी क्षमा देवी एक थी हमारी, उन्होंने ये लिखी थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2024 में कितने वायु सेना के योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 51, 49, 41 या 47? इनमें से कितने योद्धा हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके 51। अगला और अच्छा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? देखिए अच्छा प्रश्न ये है और आज की आपकी इस क्लास का अंतिम प्रश्न भी है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जो है इसमें भारत की रैंक आपकी दिखाई गई है 159। ठीक है, 159 जो रैंक है ये इसमें इंडिया की रही है। तो चलिए साथियों, मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। ये जीके जीएस की हमारी क्लास चल रही है यूपी के लिए, स्पेशली यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। बाकी इसके अलावा भले ही आप एसएससी दे रहे हैं, भले ही आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएफ दे रहे हैं, आप इस क्लास को जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये। बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर इसमें आते हैं। तो चलिए साथियों, मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।